नमस्ते डॉक्टर आदित्य, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। हमारे हिंदी दर्शकों के लिए थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू आर्यन भाई बुलाने के लिए। अ, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक पेशे से तो इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर हूँ अभी। इससे पहले मैं स्पेन में यूनिवर्सिदाद कार्लोस तरसेरो मद्रिद नाम की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर था। और उससे पहले मैंने एनवाईयू से पीएचडी करी है। और आर्यन भाई का आर्टिकल्स हम पढ़ते रहते हैं स्वराज जैसे, तो वैसे हमारी जान पहचान है। हाँ, और मैं भी छोटा मोटा लिखते रहता हूँ कुछ अरे कुछ। कितने हम्बल। चलिए, तो वैसे तो आप इकोनॉमिस्ट हैं, पढ़ाते भी इकोनॉमिक्स हैं, लेकिन मैंने अभी आपका पढ़ा आर्टिकल औरंगज़ेब पे। तो ये इकोनॉमिस्ट औरंगज़ेब पे लिख रहा है, ये इंटरेस्ट कहाँ से बना? अ, तो अच्छा है कि आपने वो आर्टिकल पढ़ा का। जो अच्छा लगता है जब काफ़ी लोग मतलब लोग पढ़ के फीडबैक देते हैं। तो ये आर्टिकल में देखो, हिस्ट्री में मेरा बहुत पहले से इंटरेस्ट रहा है। मैं अपने आप को हिस्टोरियन एकदम ही नहीं बोलूँगा मैं, बट हिस्ट्री में इंटरेस्ट मेरा काफ़ी टाइम से रहा है, और मैं मतलब छोटा मोटा पढ़ते रहता हूँ। तो ये आर्टिकल में इंटरेस्ट, मतलब ये आर्टिकल लिखने का मेन वजह ये थी कि रिसेंट टाइम्स में कुछ एक कंसर्टेड एफर्ट्स इस लाइंस पे हो रहे, हम्म। ये दिखाने के लिए कि जो मिडीवल मतलब 16th 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में, 16th और 17th मोस्टली सेंचुरी में जो मंदिर या जो भी और कोई रिलीजियस जो प्लेसेस, भी आक्रांताओं, इस्लामिक आक्रांताओं के आने की वजह किसी से, और हाँ वहाँ पे किसी जो जो भी मंदिर वगैरह गिराई गई, उसका मोटिव सिर्फ पॉलिटिकल था। हम्म। ये आर्गुमेंट एकदम सामने से मतलब कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली पुश करने लगे। अब ये और इसमें क्या दूसरे तरफ से क्या मतलब इन लोग का अंडरटोन कैसे रहता था कि अगर आप बोलोगे कि नहीं ये मोटिव पॉलिटिकल नहीं था, ये मोटिव रिलीजियस था, तो ये लोग बताते थे कि जैसे आप एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम्स हो। जबकि मेरे हिसाब से, जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर उस वक्त मोटिव रिलीजियस भी रहा हो औरंगजेब का या किसी का भी, उसका आज के मुस्लिम्स का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दे डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग। उनको ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो औरंगजेब के एक्शंस को डिफेंड करे या ये करे। तो मेरा मैं इस बात से बहुत हैरान था एक्चुअली कि ये क्या ट्विस्टेड इक्विवेलेंस किया जा रहा है कि मुस्लिम्स ऑन द साइड ऑफ औरंगजेब एंड एनीवन हु सेज, कोई और जो बोलता है वो एंटी मुस्लिम है, ऐसा ये लोग एक चित्र बना रहे थे। तो ये चीज से मैं बहुत डिस्टर्ब था कि मतलब मैं एग्री नहीं कर रहा था। फिर इस पे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और देखो, अकबर हुआ या जहांगीर हुआ, इनके भी थोड़े मिक्स्ड डायमेंशंस है। हम्म। अकबर के ईरा में भी मंदिरें कुछ गिराई है, और बाद में हम अकबर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा मतलब काफी हद तक एक सेक्युलर ट्रांसफॉर्मेशन अकबर का रहा है। हम्म। तो एक थोड़ी मिक्स्ड लेगेसी रहेगी अकबर की। बट इसके औरंगजेब के बारे, खास करके औरंगजेब के बारे में ऐसा नहीं दिखता है। मतलब जो औरंगजेब के टाइम जो मंदिरें गिराई, उसमें एकदम क्लियर रिलीजियस मोटिव मेरे हिसाब से दिखता है। तो इस पे फिर मेरा लिखने का मन हुआ। और फॉर्चुनेटली मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ हिस्ट्री है। स्कूल ऑफ हिस्ट्री मतलब कोई ऑफिशियल स्कूल नहीं, बट महाराष्ट्र में ऐसे बहुत हिस्ट्री के पैशनेट लोग हैं जो कि बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। बट वो मराठी में है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए वो महाराष्ट्र के बाहर उतने लोगों को मतलब उनके बारे में जानकारी नहीं है। हम्म। बट वैसे ही उसमें एक है मेरे दोस्त डॉक्टर केदार फाड़के, जो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा प्रेडिक्शन है कि वो जबरदस्त काम करेंगे अगले
10-15 साल में आप अगर आप देखोगे तो वो मतलब अभी उनका एक पोस्ट डॉक्टरल थीसिस उन्होंने आ रहा है जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मराठाज की उस पे बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा। तो उन मेरी उनसे पहले से दोस्ती थी, तो मैंने उनको प्रपोज किया कि हम साथ में लिखते हैं, और फिर हमने वो लिखा, और वो लिखते हुए मतलब मैंने काफ़ी सीखा। केदार जी को काफ़ी सारी चीज़ें ये सब पता ही थी। जिन लोगों ने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है, हाँ, उनके लिए थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि क्या उसका सार क्या है। तो उसका सार ये है कि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन लोग का ये है कि पॉलिटिकल मोटिव के कारण, इसका मतलब कि औरंगजेब ने जो मंदिरें गिराई, ईटन करके एक हिस्टोरियन है रिचर्ड ईटन, उसका एक बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट है। 2000 साल में उसने एक बड़ा पेपर लिखा था जिसमें उसने ये आर्ग्यू किया कि जो भी टेम्पल्स, जो भी मंदिरें राजा के क्लोज थे, तो वो जब वॉर्स होते थे तो उसमें वो मंदिरें गिराई जाती थी, सजेस्टिंग कि इसका एक पॉलिटिकल मोटिव के कारण वो गिराई गई, उसमें उतना रिलीजियस एंगल था नहीं। अब हमने ये पॉइंट बेसिकली काउंटर किया है 2-3 लाइंस पे। पहले तो हम ये बोलते हैं, पहले तो हम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे औरंगजेब ने एक्सप्लिसिटली ऐसा ऑर्डर दिया है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ईटन ने ऐसे एक आर्ग्यूमेंट किया है कि एक जाट रिबेलियन हुआ था, तो जाट रिबेलियन के कॉन्टेक्स्ट में आपको काशी विश्वनाथ का ये देखना चाहिए, काशी विश्वनाथ या बनारस में जो मंदिरें गिराई, या फिर उसने ये बोला है कि शिवाजी जब एस्केप हुए आगरा से, जो वो छूटे कैद से, तो उसमें राजा जयसिंह ने उनको मदद की, और उसके कारण रिवेंज, तो इसलिए औरंगजेब गुस्सा हो गया और उसने रिवेंज में जयसिंह के ग्रैंडफादर ने जो बनारस में मंदिरें बनवाई थी वो उन्होंने गिराई। तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि ये थियोरी डजंट होल्ड, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस अगर आप देखोगे तो ये एकदम ही मतलब है ही नहीं, क्योंकि 16 से मतलब शिवाजी महाराज का पलायन जिस साल हुआ उसके 3 साल बाद 1669 में औरंगजेब मंदिरें गिराता है। बीच में 3 साल में ऐसे भी होता है कि वो जयसिंह का बेटा उसके साथ औरंगजेब मतलब उसको बुलाता है, उसको प्यार से ट्रीट करता है, और फिर एक दिन मन में आया इसलिए ऑर्डर देता है, और वो जो ऑर्डर का टेक्स्ट है, तो वो एक्चुअली टेक्स्ट को लेकर बहुत बड़ा, मैं डिबेट नहीं बोलूँगा क्योंकि, तो जदुनाथ सरकार नाम के बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो औरंगजेब का मासिर या आलमगिरी नाम का जो बड़ा टेक्स्ट है, मतलब औरंगजेब के दरबारों का पूरा काफ़ी हद तक, तो उस पे जो बनारस का ऑर्डर है जिसने औरंगजेब ने मंदिरें गिराने का ऑर्डर दिया, उसका ट्रांसलेशन क्या है, उसने उनका ट्रांसलेशन ये है कि औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि टेम्पल्स इन वाराणसी शुड बी डेमोलिश्ड, और ईटन जो है, प्रोफेसर ईटन, उन्होंने ये बोला कि ये एक्चुअली ट्रांसलेशन गलत है, ट्रांसलेशन है टेम्पल शुड बी सब्जेक्ट टू डेमोलिशन, और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इसका मतलब ये है कि कुछ एक इंक्वायरी बिठा के फिर अगर कुछ वो टेम्पल्स गलत काम कर रहे तो उनको गिराओ। तो हमने बेसिकली ये आर्ग्यू किया कि ये कैसे गलत है, कि मतलब पूरा औरंगजेब उसमें ऑर्डर में क्लियर बोल रहा है कि वहाँ पे फॉल्स बुक्स, मतलब गलत किताबें पढ़ाई जा रही है। अब गलत किताबें क्या होगी, आप ही सोचिए ना। तो हाँ, तो मतलब जो कुरान के अलावा सारी गलत किताबें ही हैं। अब देखो उधर ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, बट औरंगजेब का ऑर्डर ये कहता है कि वहाँ पे गलत किताबें पढ़ाई जा रही है इसलिए वो मंदिर गिराओ। और हमने श्योर रहने के लिए क्या किया, हमने 3 इंडिपेंडेंट फारसी ट्रांसलेशंस ऑफ, ये ओरिजिनल फारसी में है। अच्छा। हमने 3 इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशंस कंसल्ट किए, तीनों जदुनाथ सरकार के वर्जन से मैच करती है। देयर इज नो, मतलब सब्जेक्ट टू डेमोलिशन ये फ्रेज नहीं है। उसके बावजूद हमने एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न पर्शियन, मतलब जो एक्चुअली पुराने टेक्स्ट भी काफ़ी ट्रांसलेट कर चुके हैं, उनको कंसल्ट किया, और यही हुआ कि जदुनाथ सरकार तो का ट्रांसलेशन वो भी एग्री कर रहे हैं। शॉर्ट मतलब पॉइंट ये है कि
हमने ऐसे एक एक पॉइंट पे थोड़ा घुस के अंदर एक्सप्लोर किया है कि क्या ये सही है या नहीं, और हमारे हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट में कोई मेरिट नहीं है कि पॉलिटिकल कारण थे औरंगजेब के मंदिर गिराने में। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि औरंगजेब के मोटिव्स पॉलिटिकल थे या नहीं थे, रिलीजियस वो कैसा भी हो, इसका आज के इंडियन या कोई और मुस्लिम्स पे कोई मेरे नज़रों में ये नहीं है, असर नहीं होना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट, अगर हम ये बात कहते हैं कि औरंगजेब फेनेटिक था, इसका मतलब आज के मुस्लिम्स पे कोई नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो आर्टिकल का पर्पस था, और आई थिंक वो पर्पस काफ़ी हद तक इट वाज वेल सर्व्ड। इसमें आपने बताया कि आपने एक मराठी हिस्टोरियन जो हैं उनके साथ काम किया है। हाँ, कि तो मैं एक्चुअली मतलब जितना उनके बारे में बात करूँ उतनी कम है, बहुत ही। लेकिन हम उनके बारे में या ऐसे ऐसे बहुत सारे जो रीजनल लेवल पे हिस्टोरियंस हैं, हाँ, इतिहासकार हैं जो जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये जो इतिहास है जो लिखते हैं ये गौण हो जाते हैं। जो सेलिब्रिटी हैं हिस्टोरियंस हैं, बस वही जो इंग्लिश में लिखते हैं सिर्फ वही बाहर निकल के आता है। ये एकदम 100% मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ, और इसका सॉल्यूशन या इसकी वजह तो क्लियर है कि अपने दिमाग में एक ग्लोबल मार्केट में ही इंग्लिश का जो एक स्थान है वो और भाषाओं का हमारे दिमाग में ही नहीं है। आज की डेट में मैं मराठी स्कूल में पढ़ा हूँ, बट मैं उतना अब मराठी लिखने में मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ा और अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ऐसे अब मैं मराठी के जानता हूँ, बट काफ़ी श्योर हूँ मैं कि ऐसे और गुजरात, कर्नाटक में बहुत तगड़ा काम करते हैं लोग, इधर भी लोग होंगे, पर हमारे सामने वो आते नहीं है। और इस सिलसिले में एक्चुअली मैं बोलूँगा कि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स को लेकर, कि मुझे लग रहा है कि इंडिया में एक थोड़ा नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है रीजनल लैंग्वेजेस के प्रति। पहले जो एक इक्वेशन रहता था कि आप अगर इंग्लिश में बोल दो तो कुछ भी बोल दो तो बस मस्त है, और आप अगर इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाते हो तो मतलब आपका कंटेंट उतना देखेंगे ही नहीं लोग। ऐसा अब नहीं हो रहा है। और ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, हाँ, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था उसमें, और आपने लिखा भी है उसमें। सब मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ लगी वो थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो पढ़ाने की जो भाषा है, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल में, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप अंग्रेजी है वो पढ़ा सकते हो एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के तौर पे आप अंग्रेजी को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो भाषा कम से कम मातृभाषा होनी चाहिए। और आपने इसमें बहुत, मेरे ख्याल से एक नहीं 3-4 बार इस पे लिखा है। हर साल मेरे ख्याल से आप एक तो आर्टिकल लिख ही देते हो कि इसकी क्या महत्व है। इसका क्या महत्व है कि बच्चे को शुरू से ही कम से कम 8वीं और 10वीं कक्षा तक अपने मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो मतलब पहले तो तुम ये कह रहे हो कि मैं वही मुद्दा घिसा पिटा में ब्रोकन रिकॉर्ड बस वही चीज चला रहा हूँ ये। लेकिन शायद अब ना लिखना पड़े, क्योंकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो रिकमेंडेशन तो आ गया है। बेशक वो ऑप्शनल है, लेकिन कम से कम रिकॉग्नाइज किया गया है और वो आ गया है। तो एक्चुअली तो सीरियसली बताइए तो मैं इस चीज के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं एक मराठी स्कूल में पढ़ा था, मैंने इंग्लिश 5वीं क्लास से शुरू की पढ़ना, और मैं ये मानता हूँ, मैं एविडेंस पे भी बाद में आऊँगा, बट मैं ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये मानता हूँ कि ये डेफिनेटली अपने पढ़ने के लिए बच्चों के मातृभाषा में पढ़ना बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा रीज़न जो है, दूसरा कारण जिसके कारण भी मैं इसके फेवर में हूँ, वो ये है कि आज आप यूरोप में देखिए,
जर्मनी में जर्मन बंदे पढ़ते हैं, जर्मन में लोग पढ़ते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ते हैं, स्पेन में स्पेनिश में। वहाँ ये भाषाओं के प्रति एक, मराठी में उसको न्यूनगंड बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में उसका क्या वर्ड है या नहीं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एक मतलब एक उसको नीचा दर्जा ऐसे नहीं है। ये सारे आप भाषाओं का एक सेम फूटिंग है। तो ये कल्चरली भी मैं इसके फॉर हूँ। अब बट उसके पहले मतलब एविडेंस की भावना बोलते हैं। हाँ, तो एविडेंस के बारे में अगर मैंने जैसे 2-3 साल पहले मैंने मिंट में लिखा था, स्वराज्य में लिखा था, बहुत लोगों ने इस पे काम किया है। मैं क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमिक्स के पेपर्स ज़्यादा जानता हूँ, बट IIMA में एक IIM अहमदाबाद में एक प्रोफेसर है तरुण जैन करके, उन्होंने एक पेपर लिखा है जो मैंने अपने आर्टिकल में, मिंट के आर्टिकल में डिस्कस भी किया है कि जब स्टेट्स इंडिपेंडेंस के बाद जब अपने को स्टेट्स बनी थी तो वो लैंग्वेज के हिसाब से पहले नहीं बनी थी, और फिर जब लैंग्वेज के हिसाब से बनी, मेरे कुछ डिटेल शायद गलत हो सकते हैं, बट ब्रॉड ये था कि लैंग्वेज के हिसाब से जब स्टेट्स बनी तो लोगों को सडनली, पहले जो मीडियम इंस्ट्रक्शन था कुछ लोगों को वो मदर टंग नहीं था, मातृभाषा नहीं था, और बाद में मातृभाषा हुआ कुछ नए लोगों को, और 2 कोहोर्ट्स उन्होंने जो 2 ग्रुप्स थे उनको कंपेयर किया तो काफी उनको डिफरेंस दिखता है उनकी सीखने की क्षमता में। इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट हुआ इथियोपिया में। राजेश रामचंद्रन नाम के एक रिसर्चर है, उन्होंने इथियोपिया में इस टाइप का कुछ 1994 में उधर एक ऐसी पॉलिसी आई थी जिसमें मातृभाषा में शिक्षा एक ग्रुप को कंपलसरी की, और उससे उनको दिखा कि 40% लोगों की क्षमता में बढ़ावत आ गई। स्कूल बहुत लोग ज़्यादा 5-10% कुछ लोग ज़्यादा स्कूल कंप्लीट करने लगे। तो आप अगर एविडेंस देखेंगे कि पढ़ने की क्षमता में, तो वो जितना मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से अनएम्बिग्यूअस है एकदम। मतलब अनएम्बिग्यूअस का हिंदी में आप क्या बोलते हो? जिसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, जिसमें कोई ये नहीं है, कोई डाउट नहीं है, डाउट की बात नहीं है, एकदम क्लियर है कि मातृभाषा में जब बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ते हैं। अब लेकिन इसके बावजूद इंडिया में मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि दूसरा यही और एक बड़ा एविडेंस भी इकोनॉमिस्ट लोगों ने काम किया है, वो ये दिखाता है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आप इंग्लिश कितना अच्छे से बोलते हो, इस पे आपके सैलरी काफी डिपेंड करती है। मतलब जितना ज्यादा आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो उतनी आपकी सैलरी ज्यादा होती है स्कूलों में। हाँ, स्कूलों में या कॉलेज में आगे जाके भी। अब बात क्या है कि फाइनली ये सब बोलना एक थियोरेटिकल लेवल पे अच्छा है कि पढ़ने का सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं है, आप सीखने के लिए पढ़े वगैरह, बट फाइनली हम सारे लोग मोस्टली जो पढ़ते हैं वो नौकरी करे, पैसा कमाए, इसके लिए पढ़ते हैं। तो अगर आप मातृभाषा में पढ़ के अच्छा सीख रहे हो, बट अगर आपका उसके कारण मतलब सैलरी आपकी कम रहने वाली है लाइफ भर, तो वो एक जेन्युइन कॉस्ट पड़ जाता है। तो अब वो कैसे, मतलब वो सही में है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये स्पेसिफिक एंगल पे काम नहीं है कि क्या मातृभाषा में पढ़ने वाले लोग क्या इंग्लिश बेटर बोल पाते हैं या नहीं। एक्चुअली ये भी चीज पे और कोई कंट्री, मैं कंट्री भूल रहा हूँ, बट कहीं पे ये रिसर्च है कि मातृभाषा में जब आप पढ़ते हो तो दूसरी भाषा भी आप ज्यादा अच्छे से सीखते हो। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में पढ़ोगे तो आप इंग्लिश भी ज्यादा अच्छे से बात कर पाओगे। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आप सीखते हो। पर होता क्या है कि अब ये सारा इशू बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जैसे ये मातृभाषाओं के स्कूल जो है, उनकी टीचर्स जो है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो इंग्लिश पढ़ा पाते हैं या नहीं। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। बट फिर भी मुझे ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या अच्छा लगा, तो एक पहली बार इन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि ये हमको करना चाहिए अपने पास। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, एंशिएंट हिंदू साइंस करके, बहुत ही
बहुत सुंदर किताब है। सुंदर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई राइटर का क्या नाम है? राइटर का नाम मैं भूल गया, वो कोई फिजिक्स के प्रोफेसर है यूएस में। अच्छा, एंशिएंट हिंदू साइंस। एंशिएंट हिंदू साइंस, ओके। तो ये बुक, और देखो आपने काफी बार क्या होता है, लोग जब ये टाइप के जो क्लेम्स करते हैं कि एंशिएंट साइंस में ये लिखा है वो लिखा है, तो लोग इधर हवाई जहाज उड़ाते हैं अपने साइड पुराने में कोई, या फिर दूसरा एक्सट्रीम जो है कुछ एक ग्रुप का कि सब बकवास है। तो ये सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में सच्चाई है। हाँ, जैसे अब ये बात तुम्हारे जैसे लोगों को तो पता ही होगी, बट काफी लोगों को नहीं पता होती। जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है, वो पाइथागोरस से बहुत पहले बुद्धायना सुलभा सूत्र में एक्सप्लिसिटली मतलब लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला है। उसी इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है नंबर, उसका काफी एक्यूरेट कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अपने साइड, फिर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह ये सब तो चीज अब अपने साइड के मतलब काफी लोगों को ये पता ही है बात, बट पर ये बुक में ये एकदम सीरियस सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया है। अब मैं ये सब कहाँ से आया, तो रीजनल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेजेस, तो ये जो सारा ये है कंटेंट है, तो ये कंटेंट के बारे में एक अवेयरनेस लाना, ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक जिम्मेवारी है। क्योंकि भाषा आपका विचार भी डिसाइड करती है। ऐसे नहीं होता है कि जैसे इंडियन एजुकेशन पे, अब मैं कहाँ पे बोलूँ, धर्मपाल जी का जो बुक है द स्पीकिंग ट्री, वो हाँ, तो वो भी एक मतलब उसमें उन्होंने काफी इस बात पे बोला कि इंडिया में पहले एजुकेशन सिस्टम कैसे था और बहुत एक्टिव था, तो अब वो कम हो गया। इसलिए अपने को मतलब वो चीज पे मैं पैशनेट हूँ कि अपने को मदर टंग में, मातृभाषा में वो बच्चे पढ़ने चाहिए। वैसे क्योंकि आपका जो रुचि है और आप पढ़ाते भी हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हैं, तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो हायर एजुकेशन के प्रति जो विजन है उसको कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं, क्या अच्छी चीजें हैं? मेरे ख्याल से अच्छा इंटेंशन तो बहुत है कि हम ग्लोबल रैंकिंग में आगे बढ़े, ग्लोबल ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च अच्छा हो, और एक इन जो उसमें दिखा कि तक्षशिला, नालंदा, ये जो पुराने अपने लर्निंग सेंटर्स थे, वो वहाँ पे सब तरीके का मतलब शिक्षण मिलता था। वैसा एक इंटरडिसिप्लिनरी जो बोलते हैं, वो एक अच्छे यूनिवर्सिटीज ऐसे बनाई जाए। ये पॉइंट जो है वो मुझे इन थियोरी मतलब मैं अच्छा मानता हूँ इसको, क्योंकि अगर आपको वेस्ट के यूनिवर्सिटीज से compete करना है तो आपको बस IIT एक इंजीनियरिंग में अच्छी यूनिवर्सिटी बना के नहीं होता है काम। आपको एक बड़ा मतलब यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग कुछ भी और कोर्सेस ले पाए और ये कर पाए, ये एक जनरली अच्छी चीज है। पर मैं इसके बारे में थोड़ी मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये अच्छी चीज है इंडिया के लिए। ये इन थियोरी अच्छा है, इसमें मैं जरा भी डाउट नहीं करता, बट करंट क्लाइमेट में और ओवरऑल ही मैं इस चीज के प्रति थोड़ा ये हूँ, साशंक हूँ। और इसका थोड़ा कारण बताऊँ तो काफी सारे ऐसे यूएस में जैसे बोलते हैं मेजर्स, जो इंडिया में उतना मेजर्स बोलते नहीं है लोग, बट मेजर्स कोर्स, हाँ, कि कोर्स जो होते हैं कि आप अगर मतलब ऐसे एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल था कि काफी बच्चे ऐसे कोर्स लेते हैं जो कि एकदम ग्लैमरस लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, और उस पे आप फिर पढ़ोगे, डिग्री भी मिल जाएगी, तो आपको लगेगा कि मतलब अंडर ग्रेजुएट कर लिया। यूएस में तो ये ग्रेजुएशन एक बड़ी चीज मानी जाती है, तो वो हो गया। बट आप तो अब यूएस में एजुकेशन काफी महंगा है, तो आप
कर्जा लेते हो, कर्जा हो जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती है। और नौकरी इसलिए नहीं मिलती है कि फाइनली मार्केट जो है वो स्किल्स को देखता है। आप प्रोग्रामर हो, आप मैथमेटिशियन भी हो अगर, तो आपका कौशल क्या है। हाँ, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आपको कोई ये नहीं आती है, बट आप अगर बहुत तगड़े काम करने तो आपको ये मिलेगी। बट आप अगर बैठ के मतलब फिलॉसफी कर रहे हो तो बेशक आपको अगर इंटरेस्ट है करो, बट ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि उससे मार्केट आपको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड करेगा। हो और सकता है ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में वही प्रोफेसर लग जाएं आप। एग्जैक्टली। और वेस्ट में इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कोर्सेज के लिए कर्जा उठाते हैं, फिर वो मतलब पे ही नहीं कर पाते हैं, फिर कुछ फाइनली जाके कहीं कोई मीनियल नहीं बोलूँगा मैं, बट ऐसा जॉब करेंगे जहाँ पे बहुत कम पैसा मिलेगा और बहुत उनकी लाइफ पर स्ट्रगल रहता है। मेरा दिक्कत इसमें मैं बताऊं अगर तो जैसे मैंने इस पे काफी लिखा भी है। हाँ, मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा। मैं बस एक चीज बोलता हूँ, मैं बहुत एग्री करता हूँ उस बात से। तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट था उसमें ये था कि जो हम अभी देख रहे हैं भारत में, जो भी हमारी जो ह्यूमैनिटीज की जो जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब पढ़ाया जाता है, वहाँ जो लिबरल आर्ट्स जिसको बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे हमने देखा है पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रोटेस्ट, हमेशा बच्चों का लगता है कि पढ़ाई में कम और राजनीति में, नेतागिरी में ज़्यादा ध्यान रहता है। और ये जो अगर हम, मेरा ये मानना था कि अगर हम सभी में IITs, हमारा मॉडल क्या रहा है जब से नेहरूवियन जिसको मैं मॉडल बोलता हूँ, वो वेस्ट से काफ़ी अलग रहा है हायर एजुकेशन में, इन द सेंस कि हमारे IITs को सिर्फ इंजीनियरिंग पे फोकस करने के लिए, टेक्नोलॉजी पे फोकस करने के लिए था। IIM जो है वो मैनेजमेंट के लिए तैयार करेंगे, IISc है वो साइंस पे फोकस करेगा। उसी तरीके से जो और लिबरल आर्ट्स के यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे JNU, जादवपुर, ये सिर्फ लिबरल आर्ट्स पे, ह्यूमैनिटीज़ पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप IITs में भी सब जगह आप ये हिस्ट्री और फिलोसफी और ये सब पढ़ाने लग जाएंगे, जो थोड़ा बहुत होता है, 1-2 कोर्स अभी भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन एक मासिव स्केल पे जहाँ पे आप सभी तरीके के कोर्स और सभी तरीके की चीज़ें करने लग जाएंगे, तो जो दिक्कतें हमको 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में लगी हैं पिछले 5-6 साल में, जहाँ पे प्रोटेस्ट और नेतागिरी चलती रहती है हमेशा, जहाँ पे महीनों तक इंस्टीट्यूशन ठप पड़ा रहता है क्योंकि 10 रुपये या 20 रुपये फीस बढ़ा दी उस चक्कर में, वो सारी दिक्कतें हमको IITs में, जो हमारे सबसे एक्सीलेंस के सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो मेरा ये मानना था कि आप इनको अलग ही रखो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो मोटिवेशन है ये सब करने का, वो वेस्ट को कॉपी करने का है, क्योंकि जो वर्ल्ड रैंकिंग्स आती हैं उसमें उन यूनिवर्सिटीज़ को तवज्जो मिलती है, बढ़ावा दिया जाता है, जो जहाँ पे सब एक जगह पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग भी, मैनेजमेंट भी, लिबरल आर्ट्स भी, ह्यूमैनिटीज़ भी। तो शायद कहीं ना कहीं वो रैंकिंग्स में ऊपर जाने के चक्कर में ये हम अपना जो अच्छा मॉडल काम कर रहा है वो हम कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि बहुत ही हानिकारक होगा अगर हम ये करते हैं। तो मैं पूरी तरीके से इससे सहमत हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं थियोरेटिकली इस बात से एग्री, उनके गोल से एग्री करता हूँ, बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लॉ एंड ऑर्डर की। और अब इसमें लोग बोलते हैं कि अरे स्टूडेंट्स है तो राइट टू प्रोटेस्ट उनको होना चाहिए, और होना चाहिए, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर आज मतलब जो चित्र अपने सामने दिख रहा है वो अगर जेन्युइन प्रोटेस्ट्स लग रहे अगर किसी को, तो वो मतलब मैं उस पे उतना एग्री नहीं करता। जो दिख रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत ही एक दुखदाई सिचुएशन है। हाँ, दुखदाई सिचुएशन है। हाँ, दुखदाई सिचुएशन है, एग्जैक्टली। मैं ये तो इसलिए मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि, और ये जो रैंकिंग वाला बात है, तो ये एकदम सही पकड़े हो कि ये रैंकिंग में ऊपर जाने के लिए ही इन लोग का ये सारा
अटेम्प्ट दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से रैंकिंग का खेल हमने खेलना ही नहीं चाहिए। रैंकिंग क्यों बढ़ती है? मतलब रैंकिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप ये सारे डिसिप्लिन्स में रिसर्च कैसा चल रहा है और आप रिसर्च कितने फैकल्टी के कितने पब्लिकेशंस है वगैरह। इंडिया में IITs भी आप अगर आप देख लो तो रिसर्च से ज़्यादा वो टीचिंग पे फोकस्ड है। अच्छा। और उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता है। इंडिया में भी अच्छा रिसर्च होता है। अब IISc में कोई एक बंदा बैठा है, वो मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स या कोई फील्ड का एकदम टॉप रिसर्चर है, तब भी वो एक बंदा कभी इंडिया का मतलब IISc का रैंकिंग ग्लोबल नहीं उठा सकता है। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी अगर रैंक करना है, तब भी उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 10-15 सब फील्ड होते हैं, वो सबको एग्रीगेट करके बनता है। तो आपको 15 ऐसे तगड़े टॉप के रिसर्चर चाहिए होते हैं। अब ये कहने के लिए सही है कि अपने 15 टॉप के रिसर्चर और 100 टॉप के रिसर्चर लाने चाहिए, बट वो जो स्केल के लिए जो इकोनॉमी चाहिए वो आज अपने पास नहीं है। ये सत्य हमको मानना पड़ेगा। हम जिस लेवल का तो फंडिंग, ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि कम से कम IITs में आपने कहा कि टीचिंग पे फोकस करते हैं, हाँ, रिसर्च पे कम करते हैं, तो एक सेपरेट नॉट अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन IITs में ही रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जहाँ पे टीचर्स को बोला जाए या जो रिसर्चर्स हैं उनको बोला जाए कि आप सिर्फ रिसर्च पे फोकस करिए, पढ़ाने का आपका काम नहीं है, पढ़ाने के लिए और फैकल्टी हैं। तो ये फाइनली बात ऐसी होती है कि ये कहना आसान है, बट आपको टॉप क्वालिटी के रिसर्च अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। IIT में भी अच्छे रिसर्चर्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब जगह है, बट आप एक नेशनल लेवल पे बड़ा ऐसा रिसर्च का अगर ये करने जाओगे ना, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि रिसर्च में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है, बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स, कि मैं एक यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फील्ड के और 10 लोग उसी या अच्छा काम करने वाले 10 लोग मेरे साथ उधर होंगे। तो ये बिल्ड कर पाना ना अपने लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर बोलोगे कि या आपका जैसे मैं IIT खड़गपुर में मैंने अंडरग्रेड करी, अब खड़गपुर जैसा लोकेशन है, वहाँ पे आप बहुत लार्ज नंबर ऑफ तगड़े रिसर्चर्स लाना चैलेंजिंग है। वो एक्सेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर पर वहाँ पे भी अच्छे रिसर्चर्स है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट एक दिल्ली मुंबई, हाँ दिल्ली मुंबई में भी अच्छे रिसर्चर्स है, बहुत है, पर आपको एक ग्रैंड स्केल पे वो चीज करने के लिए ना जो फंडिंग चाहिए, ये लोग इंडस्ट्री, वेस्ट में इंडस्ट्री से बहुत फंडिंग आता है। अच्छा। अपने यहाँ फंडिंग सिचुएशन काफी अच्छी है जितना मैंने सुना है, पर ओवरऑल ये ऐसे बड़े डिपार्टमेंट, ये आज के जो आपके अपने सारे हार्वर्ड लो, MIT लो, ये जो यूनिवर्सिटीज दिख रहे हैं, ये 200-300 साल की मेहनत का नतीजा है। लेकिन चाइना का देखो, वहाँ पे तो आप पिछले 20 साल में ही उनके पहले कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप में नहीं आती थी, और अब US की जितनी आती हैं उतनी उनकी भी आती हैं टॉप 500 में। अब मैं ये बात बहुत सही बोले। एक्चुअली मैं चाइना का मॉडल उतना डिटेल में जानता नहीं हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, बट इकोनॉमिक्स में मैं जो देखता हूँ, इकोनॉमिक्स में हायरिंग जो है, हमारी जॉब काफ़ी सेंट्रलाइज तरीके से होती है। तो मैं उसमें चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ कैसा हायर कर रहे हैं, ये मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ। अच्छा। बहुत एग्रेसिवली हायर करते हैं और बहुत पैसा और रिसर्च फंडिंग देते हैं। इंडिया में उस लेवल का रिसोर्सेस एक ISB हैदराबाद की जो है वो देते हैं, लेकिन वो तो प्राइवेट, हाँ प्राइवेट है, वही बात है। तो प्राइवेट, और देखो चाइना का एक एस्पेक्ट तो अपने को कॉपी करना इम्पॉसिबल है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो उनको एग्जीक्यूट करना एकदम ही आसान बात है। कितने भी पैसे दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, लैंड ले सकते, तो ये सारे जो चैलेंजेस है वो उधर नहीं है। और दूसरा चीज ऐसा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में नहीं है, ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। और इसमें अपने ऊपर के जनरेशन के भी लोगों का माइंडसेट ये है कि एजुकेशन फॉर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोई जो हेड है, वो उसने चैरिटी करनी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये फाइनली एक बिजनेस है। सब जब कोई चीज़ बिजनेस बन के चलती है तो जनरली ये पॉसिबल है कि मतलब ज़्यादा चांस इसका है कि वो अच्छे से चलेगी।
यूएस में स्टेट यूनिवर्सिटीज भी अच्छी है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत, हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैलटेक, ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज़्यादा फ्रीडम रहती है, वो बहुत अच्छे से अपना चीज़ें मैनेज कर पाती है, और उसके नतीजे इंडिया में भी जैसे हम देख रहे हैं आईएसबी हैदराबाद है, तो अगर कमिटमेंट है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करेगी। अब इंडिया में आप बोल सकते हो कि जहाँ से मैं हूँ महाराष्ट्र, वहाँ पे प्राइवेट काफ़ी एजुकेशन बड़ा सेक्टर है, बट ऐसे तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। और ये बात सच है कि वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक कल्चरल फैक्टर ये हो गया है कि एजुकेशन ये एक राजनीति में घुसने का तरीका हो गया है। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, जितना मैंने सोचा है कि इसको तोड़ने का एक तरीका ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे येल है, येल का एनयूएस में कैंपस है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, येल एनयूएस कोलैबोरेशन है। ऐसे काफ़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ है जिनके इंडिया मतलब सिंगापुर वगैरह में, चाइना में, एनवायू का शंघाई में है। तो ऐसे अपने यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ को कोलैबोरेशन खोलने दे देना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। उससे मेरे हिसाब से जो अब आप उल्टे एंगल से सोचो ना, आज की डेट में जैसे काफ़ी लोग जो थोड़े वेल ऑफ है, थोड़े अमीर है, वो अशोका यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब अशोका यूनिवर्सिटी वो क्यों जाते हैं? तो उनको एक थोड़ा लिबरल आर्ट्स या कुछ ऐसा होलिस्टिक एजुकेशन चाहिए। अब और उसके साथ उनको जब कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं वो, तो शायद उनको दिखता है कि अरे ये तो वेस्ट के 1/3 कॉस्ट में, 1/4 कॉस्ट में हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, हाँ, जब आप वो पढ़ के 5-6 लाख हर साल का खर्च करके, या उससे भी ज़्यादा होगा फीस मेरे ख्याल से अशोका में तो, या 12-13 लाख खर्च करके जब आप बाहर आते हो, तो वही कौशल क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, मार्केट में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, क्या आपको कोई हायर करेगा, तो वो चैलेंज आ जाता है। अशोका में स्पेसिफिक देखो, अशोका में रिसेंटली वो कुछ एक कारण खराब न्यूज़ में रहा है, पर अशोका में कुछ कोर्सेस आप अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पे लोग जेन्युइनली सीख लेंगे, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब के कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर साइंस। अच्छा। तो ये लोग स्किल्स वहाँ पे ले लेंगे, और ऐसे और बड़े यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में बन सकते हैं, इसका मार्केट है। पर जैसे तुमने पहले बोला आपने कि वो जो तुम्हारा पॉइंट है आर्टिकल वाला, वो मैं पूरा मानता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेस्ट। अब गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे अब बिहार के कोई गांव से उठ के बंदा अफ्रीकन स्टडीज़ पे जब पीएचडी करता है, तो जनरली उसको अफ्रीका में इतना पैशन होने का चांस कितना है, ये चांस आप खुद ही गेस कर पाओगे। तो अब कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कुछ लोग राजनीति में घुसने के लिए जब ऐसे कोर्सेज में टिकते हैं, तो ये प्रॉब्लम तब आती है। तो इसका सोल्यूशन कहीं और तरीके से ढूंढना होगा, और तब तक लेकिन ये बात पे इन्होंने आगे नहीं जाना चाहिए रैंकिंग के गेम पे। एक एक डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करो। मुझे नहीं लगता चाइना हर डिपार्टमेंट में ऐसे घुस के लोगों को वेस्ट से उठा रही होगी। वो क्या करते होंगे कि कुछ एक डिसिप्लिन आइडेंटिफाई, जैसे एक क्लासिक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इसमें चाइना ने जबरदस्त इन्वेस्ट किया, जबरदस्त, और आज वो मतलब यूएस के बराबर है। दूसरा चीज वो फाइट मार रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में। वो आज भी उनके पास टॉप की टेक्नोलॉजी नहीं है, बट एक नीचे वो मतलब पहुंच गए। अब ये करने के लिए क्या होता है, एक विजन, आप एक फील्ड लेके उस पे पूरा घुस जाने की जरूरत है, और वो ही अपने को करना चाहिए। रैंकिंग के चक्कर में मेरे हिसाब से हमने पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो जिसकी जरूरत है वो फील्ड को पकड़ लो और उसमें कुछ करके हाँ, जैसे अब लिंग्विस्टिक्स हुआ, लिंग्विस्टिक्स तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, बट इसका बहुत एक होलिस्टिक वैल्यू है। बिल्कुल, तो डिप्लोमेटिक मिशंस में बहुत जरूरी होता है, इंटेलिजेंस में बहुत जरूरी। एग्जैक्टली, तो आप लिंग्विस्टिक्स को प्रमोट करो, पर ये जो जनरल सब सिखाएंगे ऐसे, मुझे नहीं लगता ऐसे होता है। इसमें जैसे एक और जो बहुत बड़ा आरोप लगता है लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज के ऊपर इंडिया में,
वो ये है कि वहाँ पे एक ही आइडियोलॉजी का डोमिनेंस है, एक तरीके की, चाहे उसको वामपंथी कह लो चाहे लेफ्ट कह लो, इस तरीके के लोग वहाँ पे बहुतायत में हैं। और जो दूसरी साइड है उसका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। ये जो एक्यूजेशन है ये यहाँ का नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये सब जगह है। यूके में भी है, यूएस में भी बोलते हैं कि कंजर्वेटिव्स कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई शिकायत है ये कि हमको हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे खिलाफ ये प्रोफेसर्स जो हैं ये सारे लेफ्ट के हैं या कम्युनिस्ट हैं। वहाँ तो खैर कम्युनिस्ट इतने नहीं हैं, बट इवन लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट जो लोग हैं वो वहाँ पे अपने ही साइड के लोगों को प्रमोट करते हैं। तो ये इसको कैसे देखते हैं कि क्या कारण है कि कम से कम लिबरल आर्ट्स में तो लेफ्ट लीनिंग लोग ज्यादा हैं? इसका कारण मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को ऐसे ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी वगैरह लगता है कि लेफ्ट के लोग राइट के लोग आइडेंटिफाई करके उनको बाहर रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ है। मतलब मैं तो कायदे से ऐसे कोई बहुत एक्सट्रीम राइट विंग वगैरह नहीं हूँ, बट मेरे साथ पर्सनली फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जो भी मेरे व्यूज़ हैं उसके कारण मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई है। मतलब एक्चुअली एक पर्सनल लेवल पे किस्सा है कि कुछ साल पहले एक ट्विटर पे ट्रोल कपल है, तो उन्होंने शिकायत कर दी थी मेरे प्रोफेसर को, मेरे व्यूज़ को लेकर। और मेरे प्रोफेसर के व्यूज़ मेरे एकदम ही एग्री नहीं करते हैं वो, बट उन्होंने कुछ भी मेरे मतलब मुझे सपोर्ट ही किया उसके बाद आगे जाके भी। तो ऐसा है कि ये जो सारे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अब जैसे मैं ISI दिल्ली में मैंने मास्टर्स करी इधर ही, तो मेरे मास्टर्स के 17 के क्लास में 2 लोग थे जो कि राइट ऑफ सेंटर आप बोल सकते हो, तो वो थे। अब 17 में 2 ये रेशो अगर आपको इनपुट में मिल रहा है तो आउटपुट में भी वही रेशो मिलेगा ना। अब ये अलग बात है कि ये इनपुट ही ऐसा क्यों है, इसका मेरे पास अभी कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं है। मेरे हिसाब से इसका एक कारण तो ये है कि जनरली MBA वगैरह ये डिग्रीज में राइट लीनिंग लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो इधर एक बाइफर्केशन नेचुरली आ जाता है जो कि मेरे हिसाब से आगे कंटिन्यू करता है। तो ऐसा भी होता होगा कि जो लोग नॉर्मली जाते हैं इन द सेंस जो न्यूट्रल भी हैं, क्योंकि 18-20 साल के बच्चे को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब ये न्यूट्रल लोग भी वहाँ पे जाते हैं, मान लो 90 न्यूट्रल हैं और 10 चलो लेफ्ट के हैं, तो लेकिन 90 अगर उस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे लेफ्ट का डोमिनेंस है, तो एक नेचुरल कन्वर्जन भी हो जाता है। बिकॉज इफ यू हैव टू सर्वाइव, इफ यू हैव टू गेट मार्क्स, देन यू हैव टू बिहेव लाइक दैट एंड समहाउ you start buying the whatever you are getting fed. एक लेवल पे वो भी शायद कारण हो सकता है। होगा ये, मतलब मैं ये डिनाई नहीं करूँगा, पर मैं तो इसी एनवायरनमेंट में रहा, मैं न्यूट्रल था। मेरे अंडर ग्रेजुएट में तो मैं काफ़ी न्यूट्रल था। बाद में जाके मेरे व्यूज़ थोड़े मेन स्ट्रीम से अलग हो गए, ये मैं बोलूँगा। तो एज के साथ भी फर्क पड़ा है? एज के साथ फर्क पड़ा है या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल केस में तो थोड़ा ISI दिल्ली में मैंने 1-2 चीज जो देखी वो उससे मैं आई थिंक ज्यादा। ISI की भैया फुल फॉर्म बता दो वरना हाँ नहीं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो ये ISI मतलब वो वाला ISI नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट लोग थे, मतलब जो कि आप बीफ नहीं खाते हो तो आप लिबरल नहीं, हाँ आप सेक्युलर नहीं हो। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आदमी बहुत शेप हो जाता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा और उधर से मेरे ख्याल से मैं थोड़ा डिफरेंट लाइन में चला गया। बट कंडीशनिंग होती होगी ज़रूर, मैं ये नहीं बोलूँगा, पर कितनी होती है क्या होती है इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब इसको ये कह लो कि चाहे वो राइट जो सो कॉल्ड राइट विंग है या हिंदू विंग है, कुछ भी कह लो उसको, वो टेक्निकल बैकग्राउंड्स में ज़्यादा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट क्या हो रहा है कि
वो भी पॉलिटिक्स, सोशल साइंसेज और इन पे अब काफ़ी लिखने लग गए हैं। तो जो बढ़िया बढ़िया बुक्स आ रही हैं रिसेंटली जो आई, आपने भी काफ़ी पढ़ी होंगी, वो सारी उन लोगों से आ रही हैं जो या तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री में, फिर भी दे आर कमिंग अप विद रियली गुड बुक्स। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से हम जब एकेडमिया ये जो बोलते हैं कि लिबरल आर्ट्स में बहुत कम लोग हैं जो राइट लीनिंग है, ये सच है, बट आज की डेट में बुक्स जो अपने जैसे मैं 2 बुक्स रिसेंटली जो मैंने पढ़ी और जो मेरे हिसाब से बहुत ही मस्त बुक्स है, एक है अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, हर्ष गुप्ता और राजीव मंत्री की, जिसका जो सेविंग सेक्युलरिज्म फ्रॉम सेक्युलरिस्ट ये जो चैप्टर है वो मतलब आर्यन भाई आपने नहीं, वो चैप्टर तो मतलब एकदम उसमें क्या है कि सिस्टमेटिकली हाँ दिखाया है कि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, हाँ कि वो किस तरीके से मैंगल्ड है। हाँ मतलब आप एक तरीके से सिर्फ एक धर्म को छोड़ के बाकी सब जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो क्लासिफिकेशन किया है, और आप फिर माइनॉरिटीज को किस तरीके से आप इंसेंटिव दे के रिलीजन के बेस पे, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे आप इमाम्स को आप तनख्वाह दे रहे हैं, या किसी पादरी को आप जेरूसलम इजराइल में जाने के लिए आप उनकी एयर टिकट्स कर रहे हैं, या हज सब्सिडी है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही थी उसमें पूरी तरीके से उस चैप्टर में सेविंग सेक्युलरिज्म फ्रॉम सेक्युलरिस्ट्स वो दिखाया है। पूरे एग्जैक्टली मतलब वो चैप्टर पढ़ के, और उसका टाइटल भी जो है उन्होंने इतना मस्त लिया है, सेविंग सेक्युलरिज्म फ्रॉम सेक्युलरिस्ट। ऐसा नहीं कि सेक्युलरिज्म में कुछ गड़बड़ है, नहीं वो तो जो है ही, हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ, खैर आप नहीं मानते, मैं नहीं मानता, बट आप ठीक है, लेकिन वो फिर भी अगर वो मतलब वो एक तो टाइटल कैची काफी है, हाँ लेकिन उसका कंटेंट जो है वो जबरदस्त, दैट हिट्स यू। हाँ, दैट हिट्स यू एग्जैक्टली। वो चैप्टर पढ़ के मतलब आदमी हिल जाता है कि अरे ये कुछ मुझे पता ही नहीं था। एक्सपोज, हाँ, एक तरीके से एक्सपोजे है वो। और तो वो चैप्टर तो है ही। दूसरा उनका मुझे चैप्टर जो बहुत अच्छा लगा है, वो उसका भी टाइटल बहुत मस्त है, प्रॉफिट इज नॉट अ डर्टी वर्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ऐसे नहीं है कि अपने यहाँ प्रॉफिट पहले से शुभ लाभ जो बोलते हैं हम, तो प्रॉफिट हम अच्छा ही मानते हैं, पर ये सडनली पिछले कुछ सालों में ये सडनली इक्वेशन बन गया कि प्रॉफिट कमाने वाला चोर। ये 70s में जो घिसी पिटी मूवीज रहती थी, लेकिन ये तो उसके कारण भी है ना, जो राजीव और हर्ष ने जो यूज किया है ये वर्ड प्रॉफिट इज नॉट अ डर्टी वर्ड, दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ जो नेहरू ने कहा था कि डोंट, जब जेआरडी टाटा से उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था डोंट टॉक टू मी अबाउट मेरे को प्रॉफिट के बारे में बात मत करो, इट्स अ डर्टी वर्ड। तो वो उसके एक तरीके से एंटीथेसिस है। एग्जैक्टली फुल्ली मतलब ये तो एग्जैक्टली और इसीलिए मैं उनकी बात से एकदम 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि अपने सोसाइटी में पहले से प्रॉफिट कमाने वाले बुरे माने जाते हैं और एनीथिंग। ये एकदम 70s 80s या 50s से लेकर ये माइंडसेट बना हुआ है, और ये माइंडसेट आप देखो, आपका माइंडसेट बहुत शेप करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे। जब आप प्रॉफिट कमाना बुरा मानते हो तो पूरा सोसाइटी प्रॉफिट कमाना बंद करती है। इसके एग्जाम्पल्स अपने पास काफ़ी सारे हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से एक्चुअली उनके बुक का उतना ही बड़ा हिट चैप्टर है, प्रॉफिट इज नॉट अ डर्टी वर्ड। फिर दूसरा बुक जो मैं बोल रहा था वो मुझे दोनों मतलब स्टाइल में बहुत अलग है, वो है राहुल रोशन का अ संगी हू नेवर वेंट टू अ शाखा। ये बुक मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये बुक में ना एक राहुल रोशन का आई रिगार्ड हिम वेरी हाईली। उनका ट्विटर पर्सोना जो है वो थोड़ा अलग है मेरे हिसाब से, पर आई थिंक ही इज़ अ वेरी डीप थिंकर। क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशंस में एक बहुत इंसाइट्स होते हैं हमेशा काफ़ी। जैसे आपके ही शो पे उन्होंने कुछ
पॉइंट्स जो बोले थे वो एकदम ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग है उनका। या फिर टेम्पल कंट्रोल फ्रॉम स्टेट, ये मुद्दे पे उन्होंने कहीं पे कुछ लिखा था, वो बहुत ही ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग है उनका। और ये एक जर्नलिस्टिक, वो क्योंकि एक पेशे से एक टाइम पे पत्रकार रहे, एक जर्नलिस्टिक स्टोरी टेलिंग जो नायपॉल में दिखता था, और नायपॉल मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि राहुल रोशन का राइटिंग नायपॉल जैसा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टोरी टेलिंग है उसमें, और उन्होंने भी यही पॉइंट्स बोले हैं कि कैसे सटल वे में आपको एक तरीके से सोचना सिखाया जाता है। कि जैसे उन्होंने बुक में जो लिखा है कि हिंदू ग्रुप्स प्रोटेस्ट वर्सेस देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू मतलब रिलीजियसली मोटिवेटेड, ऐसे कुछ उन किस्सों में आपका एक माइंड ये हो जाता है, शेप हो जाता है कि हिंदू ग्रुप्स प्रोटेस्ट मतलब कुछ कॉज गलत है। तो ऐसे बहुत सारे उनके किस्से, तो वो बुक मेरे हिसाब से, ये दो बुक्स में काफ़ी है। और फिर विक्रम संपत की सावरकर की बुक वगैरह, तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा ट्रेंड रिसेंट टाइम्स में रहा है कि बहुत लोग ऐसे वेल रिसर्च बुक्स लिख रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ में शायद कैसा भी इक्वेशन बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल व्यूज़ रहा हो, बट फाइनली मार्केट में कौन सी बुक्स बिकती है वो भी तो डिसाइड करता है कि कहाँ पे फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। हाँ। तो आपने नायपॉल का जिक्र किया तो मैं उसमें भी पूछूंगा, क्योंकि मेरे को भी उनकी जो बुक्स हैं वो बहुत पसंद हैं। इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स डेफिनेटली। तो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो आज के समय में, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ट्रायलॉजी जो लिखी थी उनकी इंडिया पे, दैट इज़ वेरी निराशावादी उसको कह सकते हैं एक तरीके से। बेशक वो रियलिस्ट है इन दैट्स फॉर दैट एरा, लेकिन वो इतनी निराशावादी थी कि फिर शायद उनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे कि मेरी माँ ने फिर मेरे को कहा कि तू क्यों ऐसे ऐसे चीज़ें लिखता है, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने लिखना ही बंद कर दिया इंडिया पे। नहीं, मैं तो एक्चुअली एकदम ही निराशावादी नहीं मानता। तो एक्चुअली नायपॉल का जो पहला बुक है ईरा ऑफ डार्कनेस, वो मतलब वो शॉक्ड थे इंडिया देख के, और वो है निराशावादी। वुंडेड सिविलाइजेशन में भी थोड़ी निराशा है, बट जो मिलियन म्यूटिनीज नाउ है वो तो मुझे पूरा आशावाद से भरा हुआ लगता है। उसमें बिल्कुल बदलाव। मतलब उन्होंने जो एक चीज बहुत ही मस्त लिखी है कि उन्होंने लिखा है कि पोर्चुगीज इंडिया और मुगल आक्रांता, ये सब में इंडिया कुड हैव बीन डिवाइडेड, ब्रिटिश रूल, और ये इंडिया रहता ही नहीं, बट समहाउ मिराकुलसली इट एस्केप्ड। जैसे मेक्सिको में हुआ वैसे नहीं हुआ, और इधर अ न्यू इंडिया वाज बोर्न। उन्होंने ये 1989 में आई थिंक लिखा है। फिर मिलियन म्यूटिनीज नाउ का जो एंड है, एंड में उन्होंने लिखा है कि आफ्टर एवरी म्यूटिनी इंडियन स्टेट का एक रिजॉल्व बढ़ गया और इट बिकेम स्ट्रॉन्गर। इसीलिए जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान में जो चल रहा है, काफ़ी लोगों को, मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट काफ़ी लोग जितने नेगेटिव है कि तालिबान इंडिया में आ जाएगा वगैरह, मैं उतना नेगेटिव नहीं हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं नायपॉल ने जो वो लिखा है कि हर म्यूटिनी के बाद इंडियन स्टेट स्ट्रॉन्गर हुआ है। फाइनली हम बहुत इंसर्जेंसीज इंडियन स्टेट लड़ा है और कहीं पे भी गिव इन नहीं किया है, क्योंकि क्या है, स्टेट के पास इनफाइनाइट पेशेंस है और पावर है। जैसे हम इकोनॉमिकली बढ़ते जाएंगे, हम ऐसे, ये कॉन्फ्लिक्ट अनफॉर्चुनेट है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लोग मरे तो मरे, ऑब्वियसली ये बुरी बात है, ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो ही बेस्ट है। बट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अपने स्टेट का रिजॉल्व है मेरे हिसाब से ये स्टेट्स। तो नायपॉल के बुक से एक्चुअली मैंने ये लिया कि, तो मुझे इसीलिए वो बहुत ही और बहुत ही मतलब मेरे फेवरेट राइटर है वो। वैसे उन्होंने दिलीप पाडगांवकर को एक इंटरव्यू दिया है जो बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू है, वो शायद 1999 हाँ, 2000 जहाँ पे दिलीप पाडगांवकर ने उनसे दिलीप पाडगांवकर को बोलते हैं कि काफ़ी जो इंग्लिश स्पीकिंग थिंकर्स हु राइट ऑन इंडिया, जैसे इंडियन ही भी ओरिजिन के, वो बहुत ही डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम द वे इंडियंस थिंक। ऐसे कुछ फ्रेज उन्होंने, मतलब ही जस्ट फेल्ट वेरी डिफरेंट अबाउट व्हाट इंडिया वाज गोइंग थ्रू
कि जो इंडिया पे इतना सब कुछ लिखते हैं, हाँ, वो इंडिया को जानते ही नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ लाइन पे उन्होंने बोला था, बट वो सम टोटल ऑफ इट इन्होंने ये बोला था कि वो जनरली मतलब राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म जो है उसको भी लेकर वो उतने नेगेटिव नहीं थे जितने बाकी कमेंटेटर्स थे। अब आप उनसे एग्री करो, डिसएग्री करो, जो भी है, बट ही फोरसॉ कि ये होने वाला है इंडिया में। आप अब ये अलग बात है, आप कुछ भी कि ये बुरी बात है, अच्छी बात है, ये तो ओपिनियन का बात है, बट एक ऑब्जर्वर को आप कैसे जज करोगे? तो ऐसे ही जज करोगे ना कि 20 साल पहले ही उसने कुछ बोला और वो हुआ। हाँ, और ये कंसिस्टेंटली हुआ है नायपॉल के केस में। तो इसीलिए मैं एक्चुअली तो जैसे मैं सोचता हूँ कि देन ही कुड रीड व्हाट पीपल आर थिंकिंग। एक पल्स ऑफ द पीपल बोलते हैं। आज की डेट में सारे जर्नलिस्ट लोग इलेक्शन ये करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जाते हैं। कौन कितना एनालाइज कर पाता है? उससे मैं इसलिए नायपॉल को बहुत ग्रेट मानता हूँ। और कहीं ना कहीं जो उनकी आप तो उनको आशावादी सोच रहे हो, मानते हो, एटलीस्ट ये बात सही है कि लास्ट वाली जो बुक है उसमें कहीं ना कहीं वो दिखता भी है। हाँ, पर आप का भी मुझे लगता है कि हर्ष की तरह ही आप भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो भारत के भविष्य को लेके। कम से कम अर्थशास्त्र की जहाँ तक बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आई डोंट नो अबाउट कल्चर और अदर एस्पेक्ट्स, बट कहीं ना कहीं जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो आप बहुत आशावादी रहते हैं इस सेंस में। और जहाँ तक मैं दूसरों को देखता हूँ, उनका क्रिटिसिज्म बहुत रहता है कि इस सरकार को कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का ज्ञान ज़्यादा नहीं है और ये टैक्स लेती रहती है, खर्च करती नहीं है, फंडामेंटली फिस्कल कंजर्वेटिव्स हैं, इस तरीके की सारी बातें। तो आपकी जो आशावादी सोच है कम से कम इकोनॉमिक्स में, वो कहाँ से आ रही है, उसका क्या कारण है? तो पहली बात तो मैं बोलूँगा कि हर्ष इतना ऑप्टिमिज्म तो मेरा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं अगेन हर्ष को मैं बहुत ही हाईली रेट करता हूँ। और तो मेरा ऑप्टिमिज्म कहाँ से आ रहा है? तो मेरे हिसाब से अभी अपना हार्ड वर्क काफ़ी हद तक हो गया है। फिस्कल कंजर्वेटिव वगैरह की बात बोलते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम फिस्कल सरप्लस, मतलब हम पैसा ये करके चल रहे हैं। फाइनली तो इतने चैलेंजेस में अपना डेफिसिट तो तगड़ा ही है अभी भी, और ग्रोथ करने के लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट पैसा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है। गवर्नमेंट ने मतलब जैसे और भी कोविड के टाइम्स पे पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन पर वगैरह पे हुआ पैसा खर्च। तो अब हाँ, पेट्रोल के प्राइसेस पे मैं डिसएग्री करता हूँ कि वो प्राइसेस जो है मेरे हिसाब से कम कर देने चाहिए, पर वो अलग बात है। ब्रॉड स्कीम ऑफ थिंग्स में मुझे लगता है कि जो अपना डेमोग्राफिक्स है, और जैसे अगेन एक माइंडसेट पे बात आती है। अभी एक ओवरऑल जैसे अपने स्टार्टअप्स जिस टाइप के वैल्यूएशंस अभी ले रहे, ये एक ऑप्टिमिज्म का लोगों में जब दौर आता है, इसको थोड़ा सा अपने ऑप्टिमिज्म का जब दौर आता है तो उसके फिर लोग मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब सेल्फ एक वर्चुअस साइकिल बोलते हैं कि वो साइकिल में चले जाता है। मेरे हिसाब से अभी हम एक वैसे साइकिल में जाएंगे, और इसके रिजल्ट्स इसीलिए मैं मानता हूँ कि अच्छे ही आएंगे। तो आप कह रहे हैं जो कम से कम पिछले 1-2 साल में जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हुए हैं, हाँ, चाहे मतलब फार्म लॉस हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, एसेट मोनेटाइजेशन, आईबीसी बैंक्रप्सी कोड जो आया वो बहुत बड़ा तगड़ा रिफॉर्म था, जिसके रिजल्ट्स अपने को आएंगे, आ ही रहे ऑलरेडी। एक्चुअली मैं और राजीव और कुछ और लोग उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं। होपफुली कुछ हफ्तों में हम कुछ निकालेंगे इस पे। तो बहुत ही फास्ट रिकवरी हो रही है, अमाउंट्स अभी अच्छे आ रहे हैं कंपेयर टू उससे पहले जो जिससे बैंक्रप्सी ये होती थी। फिर उसके अलावा जीएसटी अब काफ़ी स्मूथ हो गया है। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से जो फार्म लॉज हुए, ये फार्म रिफॉर्म्स सारे इकोनॉमिस्ट लोग, ये सारे मतलब काफ़ी इकोनॉमिस्ट लोग इसके फेवर में ही थे। अब कुछ इस पे बहस हो ना हो वो अलग बात है, बट फंडामेंटली ये प्रो मार्केट रिफॉर्म्स है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी सही डायरेक्शन में जा रही है,
चैलेंजेस होंगे, बट मुझे पेसिमिज्म का एक्चुअली कोई खास रीजन नहीं लगता इसमें। जैसे आपने बोला प्रॉफिट इज नॉट अ डर्टी वर्ड, जो स्टेटमेंट है कि हमको जो प्रॉफिट है उसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, उसको अच्छा मान के चलना चाहिए एज अ सोसाइटी। अभी हम देख रहे हैं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी एसेट मोनेटाइजेशन का जो डिक्लेरेशन किया है कि जो हमारे पास रेलवे का है, प्रॉपर्टी है या और जो प्रॉपर्टीज है सरकारी, उनको किसी तरीके से यूटिलाइज करके पैसा कमाने का, अभी उस पे, या चाहे प्राइवेटाइजेशन हुआ, एयर इंडिया जहाँ पे हम हजारों करोड़ हर साल हमारी मतलब टैक्स पेयर की पॉकेट से वो पैसा जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज करने की बात आती है, या ऐसी जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनको जब ऐसे मोनेटाइज करने की बात आती है, प्राइवेटाइज करने की बात आती है, तो बहुत पॉलिटिकली जो अपोजिशन है कम से कम, ये बहुत अभी भी आजकल भी लोगों में भी ये कहीं ना कहीं है कि सब कुछ बेच दिया सरकार ने। वो जो मानसिकता है उसको उसके ऊपर उससे कितना डर है आगे चलने के लिए? तो ये तो 100% डरने वाली बात है, पर क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो मैं इसका तो फाइनली कॉस्ट पॉलिटिकल है। हाँ, तो अगर सिर्फ पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पे इंटेंट दिखा रही है। जैसे अभी बजट में हुआ, इकोनॉमिक सर्वे में जो हुआ, तो इकोनॉमिक सर्वे इस लास्ट 2 साल में बहुत ही मतलब ये सब चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर है। तो मुझे लगता है कि PSUs प्रॉफिट लॉस मेकिंग भी, एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन पे तो गवर्नमेंट में बोल ही दिया ना कि करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, और ये प्राइवेटाइजेशन मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये होना चाहिए। देश के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। और ये चैलेंजेस है, तो आपका सवाल का डायरेक्ट जवाब तो ये चैलेंजेस है कि लोग और इसके चैलेंजेस के कारण पॉलिटिकली ये लोग पीछे हट जाए तो हट जाए, मतलब ये तो मैं नहीं असेस कर सकता कि ये लोग पॉलिटिकली क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात आती है, पर जिस तरीके से अभी लग रहा है कि वो एक मैसेज भी देने की बात है ना, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द पीपल, कि उनको समझाएं। हाँ, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से वो समझाने वाला जो हिस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है शुरू से ही, कि अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे एड्रेस करें नेशन को, या कोई ऐसा स्पोक्स पर्सन रखें जिनको समझाने की का मादा हो, अगर वो समझाएं कि ऐसे हम एयर इंडिया से हर साल ऐसे इतने पैसे हम खो चुके हैं, और अगर ये पैसा लोगों के बेनिफिट में या और कामों में लगाया जाए तो फायदा होगा, इसको बेचना हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारे लिए फायदे का सौदा है। उसी तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन को बोल रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया, जबकि बात यह है कि प्रॉपर्टी तो सरकार की ही है, उससे सिर्फ कमाई कर रहे हैं। अगर आप किसी अपने घर को उस पे चढ़ाते हो रेंट पे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उसको बेच रहे हो अपनी प्रॉपर्टी को, यू आर जस्ट अर्निंग मनी ऑफ इट। हाँ, तो ये मैं टोटली मानता हूँ कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की पॉलिटिकल मैसेजिंग की कमी है, इन्होंने लोगों को समझाना चाहिए। अब इस पे कितना एफर्ट गया है ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर ये मैं टोटली मानता हूँ कि ये लोगों को समझा के, लोगों को साथ लेके आपको करना चाहिए, बट ये करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट ने ये PSUs चलाने चाहिए। और मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद भी 2013 में बोलते थे कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस। अभी भी कहते हैं कि सब बाबू लोगों को मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, कि वो CEO बन के बैठे हैं किसी PSU में या कोई और जगह पे। तो वो बात, चलिए डॉक्टर आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आर्यन। क्योंकि आपको निकलना है, तो अगली बार जब भी आप भारत आएंगे तो फिर से हम वार्तालाप करेंगे। जरूर। थैंक यू, मजा आया। यस, थैंक यू। चलिए।